Hello everyone, today we will continue a new lesson and the name of the lesson is A Legend of the Northland. Actually this is a ballad and what do you mean by a ballad? Ballad is a poem narrating story. जो ballad होता है वो एक poem narrating story होता है, मतलब एक कहानी को कविता के रूप में छोटे छोटे स्टेंजर्स में बांट करके कहा जाता है. And what do you mean by legend? Legend means historical. Here historical story means one story which is very old and has been passed on from generation to generation. Legend का मतलब दंत कथाएं भी होता है, मतलब वैसी कथाएं या वैसी कहानियां जिनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बोल करके क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है. और ये जो कहानी है, कहाँ की कहानी है? नॉर्थलैंड की. ये नॉर्थलैंड कहाँ है? तो ये नॉर्थलैंड जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, मतलब वो नॉर्थ पोल में है ये कहीं एरिया नॉर्थलैंड. So now I am going to start it. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. कर इस पोएम में एक ऐसा लेजेंड है, एक ऐसी कहानी है किसके बारे में? एक ओल्ड लेडी के बारे में जो क्या करती है, सेंट पीटर को अपने लालच की वजह से गुस्सा दिला देती है. So now I am going to explain the first stanza. Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So in this stanza, as the story begins, it is saying that the poet is saying that in the region around the North Pole, the duration of the day is very less. So what is the meaning of where the hours of the day are very few? मतलब जो नॉर्थलैंड का जो एरिया है वहाँ पे जो सन की रोशनी है वो बहुत ही कम पहुँचती है. अब बहुत कम क्यों पहुँचती है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो दो छोर में बटी हुई है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में इक्वेटर आता है जहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट पहुँचता है, और सबसे मिनिमम जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पहुँचता है. तो जहाँ पे सनलाइट मिनिमम होगा वहाँ पे दिन का समय जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा. और इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. और आगे ये बताया जा रहा है कि वो जो नॉर्थलैंड के जो नाइट्स होते हैं जो विंटर्स में वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. इतना लॉन्ग होता है कि वहाँ के लोग सही से सो नहीं पाते हैं. अब आप कहोगे कि रात होगा तो बहुत आसानी से सो जाना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि ठंड के समय में आप कभी भी उठते तो रात ही रहता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप ज़्यादा देर सोए हो कम देर तक सोए हो. बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वहाँ जो है रात बहुत लंबा होता है. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. Now, first of all, understand what is the meaning of a sledge. Actually, a sledge is a vehicle on runners for conveying loads. Basically, इसका मतलब इतना समझिए कि जो स्लेजेस होते हैं वो एक गाड़ी की तरह होते हैं जिनको वुल्फ से या डॉग से जो स्नो एरिया में पाए जाते हैं उनसे बांध दिया जाता है और फिर उनको खींचा जाता है. और यहाँ पे जो है किनके द्वारा बांधा गया उन स्लेजेस को? स्विफ्ट रेनडियर के द्वारा, स्विफ्ट रेनडियर के साथ बांध दिया गया. रेनडियर 12 सिंगा को कहते हैं, तो उनके साथ बांध दिया गया है. टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कव्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स. और वहाँ के जो बच्चे हैं, जो नॉर्थलैंड के जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में उन्होंने काफ़ी रोएदार कपड़े पहन रखे हैं. ओके, Whatever the literary devices contained in these stanzas, I will discuss at last one. इतने सारे जितने भी स्टेंजा में जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell you the tale to you. Now in this stanza, the poet says that he will tell a curious story or interesting story. इसमें हम लोग को जो पोएट हैं वो कहते हैं कि वो हम लोगों को एक बहुत ही अजीब कहानी सुनाएंगे. इस कहानी में उनको खुद भी विश्वास नहीं है कि ये सच है या नहीं है, लेकिन हाँ वो ये जरूर कहते हैं कि जब हम लोग उस कहानी को सुनेंगे तो हम लोगों को इस कहानी से कुछ सीख जरूर मिलेगा. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. अब इस स्टेंजा में पोएट हम लोग को ये कह रहे हैं कि वंस एक बार जब सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब जब पृथ्वी पे रहा करते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट, घुमा करते थे और उपदेशों को दिया करते थे कि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, जैसा कि जस्ट एज ही डिड, वो किया करते थे और हम लोग जानते हैं. बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि जो भी
जैसे जो फादर होते हैं चर्च के, या फिर जो पादरी होते हैं, या फिर जो पुजारी होते हैं, या फिर इस्लाम्स में जो भी होते हैं, पता नहीं उनको क्या शायद मौलाना कहते हैं, जो भी है वो क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि आप जानते हो कि ये जो सेंट पीटर है वो क्या करते हैं, प्रीचिंग देते हैं। प्रीचिंग देते देते वो क्या करते हैं, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। अब वो टहलते टहलते जो है, घूमते घूमते जो है, एक झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचते, मतलब एक घर में पहुंचते हैं। कब? जब वो पूरी दुनिया की सैर कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं। कौन? सेंट पीटर। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, और उस घर में, उस कॉटेज में एक वुमन होती है जो क्या कर रही होती है, केक बना रही होती है। वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उन केक्स को कहाँ वो पका रही होती, कहाँ बना हो रहा है, हर्थ। हर्थ मतलब क्या होता है, चूल्हा को हर्थ कहते हैं। वेरी सिंपल, आप समझ जाइए कि चूल्हा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हर्थ कहते हैं। ऐसा तो स्टोव मतलब भी होता है। तो इसमें कहने का मतलब, जहाँ ठंड प्रदेश में अपने फिल्मों में देखा होगा कि एक चिमनी टाइप का बना हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग हर्थ करते हैं। तो बेसिकली इतना समझ जाइए कि फायर प्लेस होता है जहाँ पे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ चूल्हा होता है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब इतने फेंट का मतलब काफ़ी ज़्यादा थक जाना होता है, बहुत कमज़ोर हो जाना होता है। अब कह रहे हैं कि जो सेंट पीटर है ना, वो पूरे दिन लगभग कुछ खाए नहीं थे, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। और इसलिए वो उस वुमन के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि उसके पास जो इतने सारे केक्स है, उसमें से कोई एक केक जो है उनको खाने के लिए दे दे। किनको खाने के लिए दे दे? जो सेंट पीटर है उनको खाने के लिए दे दे। सो नाउ हाउ मेनी स्टेंजास वी हैव कवर्ड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 and 6. We have already covered the 6 stanzas. Now we are going, so first of all we cover all the literary devices contained in these 6 stanzas. So first of all we cover the rhyming scheme contains in this stanza. Okay, just a second. So now I am going to cover the rhyming scheme. So first of all we will match the last sound. So if I measure Northland as A, few is B, and winter is C, few through, then it will be also what? B. In the same way, deer, it will be A, snows B, curbs C, and clothes B. So what will be the rhyming scheme of this stanza? A, B, C, B. Now I am going to explain the rhyming scheme of the third stanza. So here is what? Just a second. Okay. Story A, true B, lesson C, and U and true has the same sound, so that's why it will be also B. So what is the rhyming scheme of all the stanzas that contain in this poem is what? A, B, C, B. So this is the rhyming scheme of all these stanzas. So now the next literary device in this poem is alliteration. And what is alliteration? The repetition of consonant sound in two or more close words. कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होना? रिपीट होना। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट स्टेंजा में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? तो यहाँ पे टी साउंड रिपीट हो रहा है। टी साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है। जैसे यहाँ पे मेरा क्या है? दैट, दे, और एक और हमारा है देम, थ्रू। तो ये चार वर्ड जो है वो क्या है? एलिट्रेशन को फॉलो कर रहे हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। जस्ट अ सेकेंड. Now in the second stanza, as we see that here is also T sound is repeating. They, the, T sound is repeating, TH sound is repeating. In the same way, if we go through look like, L sound is repeating, so that's why it is also alliteration.
In the same way, funny or furry, same sound, F sound, so that's why it also will be what? Alliteration. Now we move to the third stanza. In the third stanza, as we can see that again they, them, not tail, because it is T sound, and here is what? TH sound, the sound is repeating, so that's why. In the same way, yet, you, Y sound is repeating. In the same way, learn, lation, L sound is repeating, not A, only lation, L sound is what? Repeating. In the same way, tail, T sound is repeating. Now we will move to the fifth stanza. So in the fifth stanza, we can see that woman, was, W sound is repeating. In the same way, them, the or her, TH sound is repeating, so that's why it also will be what? Alliteration. Now we will cover in the sixth stanza. In the sixth stanza, we can find that faint and fasting, F sound is what? Repeating. So all these are what? Alliteration. So I hope you have understood the word, understood that literary device, alliteration. Now we will move to the repetition. What is repetition? Any word or sentence repeated to lay emphasis on it. किसी भी सेंटेंस को एम्फेसिस करने के लिए अगर कोई सेंटेंस और फ्रेज बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में क्या रिपीट हुआ? अवे, 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 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा. इन द सेम वे अगर हम लोग सेकेंड वाले में आएंगे तो सेकेंड वाले में हम लोग देखेंगे तो सेकेंड वाले से लेकर के जो हमारा 6 तक का है उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है. नाउ अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंजैममेंट. एंड व्हाट इज इंजैममेंट? मीन्स रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन. जब बिना किसी पंक्चुएशन मार्क का कोई भी लाइन नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? इंजैममेंट. जैसे अगर स्टेंजा फर्स्ट में देखा जाए तो हमारा जो लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर जो 3 है वहाँ पे यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हमारा लाइन 3 और लाइन 4 क्या हो जाएगा? इंजैममेंट हो जाएगा. इन द सेम वे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा? इंजैममेंट हो जाएगा. इन द सेम वे हेयर ऑल्सो, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सेम लाइन कंटिन्यू है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंजैममेंट हो जाएगा. इन द सेम वे अगर हम अगले स्टेंजा में मूव करें तो यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक इंजैममेंट हो जाएगा. और इसमें तो सारे जगह पे पंक्चुएशन मार्क यूज्ड है, यहाँ भी यूज्ड है. ओके, नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेंजा नंबर 7. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब जब वो लेडी होती है जिनसे सेंट पीटर केक मांगते हैं, वो वुमेन जो है वो थोड़ा सेल्फिश है, क्योंकि इस स्टेंजा को पढ़ने से क्या लग रहा है कि सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, वो बहुत छोटा केक बनाती है. और ऐसा तभी कोई लोग करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं या बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं. और वो क्या करती है? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, और इसलिए वो बहुत छोटा केक बनाती है. बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. और वो जैसे ही उनको पकाना शुरू करती है, पकने के लिए देती है, तो उसको लगता है ना कि ये केक जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. जितना भी वो मतलब हर बार वो लेती थी टुकड़ा, उसको तोड़ती थी, फिर पकाने की कोशिश करती थी, तो उसको लगता था कि हर बार जो केक है ना वो बड़ा है. और इस लालच की वजह से उसमें कभी वो दे ही नहीं पाई, मतलब उनको जो है जो सेंट पीटर थे उनको केक नहीं दे पाई. क्यों? क्योंकि लेडी जो थी वो लालची थी. वो जब भी वो केक देने के लिए आगे बढ़ती थी तो उनको लगता था कि ये केक उनके लिए क्या है? काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first one had done. अब वो क्या करती है कि उनके लिए वो दूसरा वाला नीडेड मतलब गूंथना होता है, उनके लिए दूसरी बार वो गूंथती है, दूसरी बार वो केक के लिए तैयार करती है. लेकिन जितने ये वाला क्या है ना जो अगले बार तैयार की वो पहले वाले से छोटा है, बट फिर भी उस लेडी को लगता है कि ये पहले वाले इतना ही बड़ा है.
और हमेशा वो इसी सोच में रहती है कि जितना बार वो बना रही है वो क्या है, बड़ा है। और इसके वजह से वो केक जो है वो सेंट पीटर को देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि उनको सबसे छोटा से छोटा केक दे। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she couldn't part with that. अब कह रहा है ना कि वो क्या करते हैं कि इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा स्क्रैप मतलब टुकड़ा होता है, एक बहुत ही छोटा सा बहुत छोटे अमाउंट में डो मतलब क्या होता है, गूथा हुआ आटा, कि गूथा हुआ आटा को लेती है, उसको रोल करती, बहुत रोल करती है, रोल करके एकदम पतला कर देती, बहुत पतला कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। अब वेफर एक टॉफी होता है, आप लोग खाए होंगे, अगर नहीं खाए हो तो हम आपको इंडिकेट करते हैं। पर्क सारे बच्चे खाए होंगे। पर्क के ऊपर क्या होता है, एक चॉकलेट फ्लेवर का क्रीम रहता है। उस क्रीम के नीचे जब आप तोड़ोगे ना तो उसमें लेयर बाय लेयर बटा हुआ रहता है, उसके बीच में थोड़े बहुत चीनी वगैरह भरे रहते हैं, ग्लूकोज वगैरह भरे रहते हैं। तो वो जो लेयर बाय लेयर बटा हुआ रहता है ना प्लाईवुड जैसा, वही एक लेयर जो है वो क्या है, उसको वेफर कहते हैं। तो सोचो कि वो जो वुमन थी उसको रोल कर करके कितना पतला कर दी थी, और जितना वो तो वेफर कितना पतला कर दी, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं दे पाई। सोच सकते हो किस हद तक वो कंजूस थी और किस हद तक वो लालची थी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. आगे वो लेडी कहती है कि my cakes that seem too small, कि वो केक जो उनको छोटा दिखता है, मतलब जब भी वो केक खुद के लिए बनाती हैं, खुद के लिए खाती हैं, तो वो केक उनको छोटा लगता है। लेकिन जब उसी केक को, उसी खाने को जब वो अपने से दूर करती हैं, मतलब जब किसी और को देती हैं, तो उनको वो बड़ा दिखने लगता है, और इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो केक भी वो नहीं देंगी। और उनको वो क्या करती हैं, अपने किचन के सेल्फ में, जो वहाँ पे अलमीरा वगैरह होगा, रैक वगैरह होगा, वहाँ पे वो रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऋषि है, ऋषि दुर्वासा, जो बात पे क्या हो जाते हैं, गुस्से हो जाते थे, गुस्से हो जाते थे और श्राप दे देते थे। तो सेंट पीटर भी क्या होता है ना, धीरे धीरे बहुत गुस्से में हो जाते हैं कि इतना देर से वो देख रहे हैं उसका नौटंकी, वो हर बार मतलब थोड़ा सा टुकड़ा लेती है, तोड़ती है, फिर रख देती है, तोड़ती है, लेती है, फिर रख देती है, और इसलिए वो गुस्से में हो जाते हैं। और उनका गुस्सा होने का कारण भी वाजिब होता है ना, क्योंकि वो भूखे थे और खाना मांग रहे थे, और भूखा इंसान सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और किसी भी औरत का इस तरह से काम करना जो है, इस तरह से करना जो है, उनको उकसाने के लिए काफी था। इसलिए वो क्या कहते हैं, एंड ही सेड यू आर फार टू फुलिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड अ फायर टू कीप यू वार्म। तो वो कहते हैं ना कि तुम जो है एक बहुत बड़ा स्वार्थी हो इस ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए, जहाँ पे तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, और आग से अपने आप को ठंडे से बचाने के लिए क्या है, गर्मी है। तो तुम इस मानव रूप में रहने के लिए क्या बहुत स्वार्थी हो, इसलिए तुमको हम इस फॉर्म में नहीं रहने देंगे। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard dry wood. अब वो क्या करते हैं ना, उस वुमन को श्राप दे देते हैं कि अब तुम क्या करेगी, अभी तो तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन भी सब कुछ है ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से तुम जो क्या है एक पक्षी बन जाओगी, और तुमको अपना खाना खुद बनाना मतलब ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पे खाने की कमी हो गई। और तुमको खाना कहाँ से मिलेगा, बोरिंग मतलब होता है लकड़ी में छेद करना। अब तुमको खाना कहाँ से मिलेगा, तो जाओ लकड़ी में दिन भर पूरा दिन छेद करोगे, तब तुमको खाने के लिए कुछ मिलेगा। ये श्राप किसने दिया, सेंट पीटर ने दिया। किसको दिया, उस वुमन को दिया जिसने उनको खाना नहीं दिया था। मतलब कि अभी तुम्हारे पास जो इतने सारे रिसोर्सेज थे ना, वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या होंगे, तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब कह रहा है कि तब क्या हुआ कि वो जो वुमन थी वो चिमनी से बाहर निकली। अब सोचो कि वुमन चिमनी से कैसे बाहर निकल गई, क्योंकि वो एक पक्षी में चेंज हो गई थी, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब कोई एक वर्ड नहीं कह पाई, और वो चिमनी से निकलते हुए आसमान में जब उड़ी तो वो एक वुड पेकर बन चुकी थी, और वो पूरा का पूरा एक क्या बन चुकी थी, बर्ड बन चुकी थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. अब क्या कहा जा रहा है कि वो जो लेडी थी ना, वो एक बर्ड में बदल गई, और उनके बाद से उनके मतलब जो
वुड पेकर होते हैं, जो कटफोड़वा होते हैं, उनके माथे पे देखोगे ना तो एक कैप टाइप का बना होता है, थोड़ा सा फूल टाइप का उनके सिर पे बना हुआ होता है। ओके, तो वो बर्ड्स के हेयर थे। लेकिन उनके बाकी सारे जो क्लोथ्स थे ना, बाकी सारे जो कपड़े थे वो क्या हो गए थे, जल गए थे और काले कलर में चेंज हो गए। क्योंकि वो कैसे निकले थे, तो चिमनी से होकर निकले थे, इसलिए चिमनी से होकर निकले, सिर ऊपर था इसलिए सिर बच गया, और बाकी सारे कपड़े क्या हो गए, जल गए और कोयले की तरह काला हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब आगे क्या कह रहे हैं कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कि मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं व्हाट, कि जो लोग हैं, जो कंट्री साइड में जो लोग हैं, यहाँ तक कि जो स्कूल के बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं और इस तरह के पक्षी को जब देखते हैं जंगल में, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि वेयर सी लिव्स, वो जंगलों में रहती हैं पूरा दिन, दिस वेरी डे, आज तक, और वो क्या कर रही हैं, उन लकड़ियों में छेद कर रही हैं, किसके लिए, खाने के लिए। और ये कहानी जो है वो कौन सुनाते हैं, इन बच्चों के माता पिता उनको सुनाते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट व्हेनेवर एनी चाइल्ड सीज दिस काइंड ऑफ वर्ड देन हिज एल्डर्स टेल हिम स्टोरी, कि जब भी ये बच्चे इनको जंगलों में देखते हैं तो उनके माता पिता जो है इस वुड पेकर की कहानी इनको सुनाते हैं, कि कैसे एक वुमन की ग्रीड की वजह से सेंट पीटर ने इनको क्या किया, उस वुमन को क्या किया, कर्स कर दिया, श्राप दे दिया, और वो क्या बन गई, एक वुड पेकर बन गई। अब बला यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। अब ब्लाड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजर, जो पहले ही हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ब्लाड जो होता है एक लंबी कहानी भरी क्या होती है, कविता होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी बात, तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो ये क्या है, एक तरह की कहानी है जो कविता के रूप में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो ऐसे कहानी को हम लोग बलाड कहते हैं। और लेजेंड मतलब क्या होता है, दंत कथा है, फोक कल्चर में जो क्या कहते हैं कहानियां प्रचलित होती हैं, जिसमें एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है बोल करके, कहानी को सुना करके। अब हम लोग जो बचे हुए स्ट्रेंजर्स थे उनके लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। सो राइमिंग स्कीम हमारा सेम रह जाएगा, राइमिंग स्कीम में कोई भी चेंजेस हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग एलिट्रेशन को देखेंगे, और वो भी कहाँ से, स्टेंजा नंबर 8 से। ओके, सो व्हाट हियर, लेट मी टेक द पेन। So now in this stanza we can see that still and smaller S sound is repeating. Now in the stanza number 9 we can see took, tiny, T sound is repeating. In the 10 number stanza we can see seem and small, S sound is repeating. In the stanza number 10, not in the 11, just a second. Now this is the stanza number 13. So in the stanza number 13, B sound is repeating. Build, birds. Boring, boring is also repeating. Buy also, buy, boring, boring. B sound is repeating. So this was what? Alliteration. Now we will move to the what? Next one was repetition. So in the stanza number, so here we can see that rolled word is just repeated 2 times. Just a second. Rolled and rolled. So this is what? Repetition. So here we can see that word boring and boring is what? Repeating. What? Boring and boring. Repeating. And in the same way, in the last stanza also boring and boring is repeating. Boring and boring is repeating. So what? This was the repetition. Now it's time for the examination. So now as we can see here that there is no punctuation mark is here and here, and here is the punctuation mark. So all these 3 lines will be what? Examined. In the same way here is also no any punctuation mark. So here will be also what? Examined. Here is also no any punctuation mark. So that's why it's also will be what? Examined. So I hope you have understood the lesson very well. Thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.